नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 अध्याय 11 पढ़ेंगे। दिस बुक इज रिटन बाय RS शर्मा, जिसमें चैप्टर का नाम है जनपद राज और प्रथम मगध साम्राज्य। जनपद राज मतलब टेरिटोरियल एस्टेट की बात किया गया है ये, और मगध जो मगध एम्पायर है, इसमें जो फर्स्ट मगध एम्पायर है इसकी बात इस चैप्टर में किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का वह यह है कि सबसे पहले हमें अपने टारगेट को ध्यान देना होता है कि हमारा टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट एक ही होता है कि जो पीछे सवाल है उस सवाल का जवाब देना ही हमारा टारगेट है। जब हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ हमारे दिमाग में ये बात हो जाता है कि इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हमें कम से कम इन सवालों का आंसर तो देना ही देना है, तो हमारा फोकस बढ़ जाता है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। टारगेट क्या है वो देख लेते हैं। पहला, बताएं कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। पहली बात, प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपदों के उदय के महत्व का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन। दूसरा कहता है, साम्राज्य के रूप में मगध के उत्थान के कारणों का विवेचन करें कि मगध एक जो बहुत बड़ा एम्पायर बना वो किन किन कारणों से बना है, उनको डिस्कस करना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के विस्तार का निरूपण करें, बताएं कि इसके लिए मगध के शासकों ने क्या क्या तरीके अपनाए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के बाह्य रेखीय मानचित्र मतलब भारत का जो मानचित्र है पर ईसा पूर्व 6ठी सदी में उदित महाजनपद को अंकित करें। जितने भी महाजनपद है सबको इंडिकेट करना है। उन स्थानों और क्षेत्रों के आधुनिक नाम सूचित करें जहां ये जनपद थे। क्लियर। अगला थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, महाजनपदों से संबंधित उन स्थलों के नाम बताएं जहां उत्खनन किए गए हैं, और उत्खनित स्थलों के चित्रों को इकट्ठा करने की चेष्टा कीजिए। मतलब जो एक्सकेवेशन हुआ है उस एक्सकेवेशन जो साइट्स है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक मैप दिखाना चाहते हैं। ये मैप आपके दिमाग पे रहना बहुत जरूरी है। ये मैप क्या है? लिखा हुआ है महाजनपद। महाजनपद जैसे एग्जाम्पल एक अंग हो गया, नगर जैसे उज्जैन हो गया। तो इस तरह से इस मैप में बहुत सारे महाजनपद हैं और नगर है, उनको हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिए, हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? तो ये अंग से। अंग हो गया, ये मगध हो गया, ये वज्जी है, ये काशी है, ये मल्ल है। ठीक है। ये वत्स है, ये कौशल, पंचाल, चेदी। उसके बाद ये अवंती है और ये अस्मक है। समझिएगा, ये अस्मक, अवंती, चेदी। ये मत्स्य, सूरसेन, ये कुरु, ये गंधार और ये कंबोज। ये सारे महाजनपद हैं। क्लियर। अब आप इसमें कुछ कुछ शहर का नाम देखिए। सबसे पहले देखिए, ये आपका वैशाली है, ये राजगीर है ना। उसके बाद ये वाराणसी है, लुम्बिनी है, कुशीनगर है, कपिलवस्तु है, श्रावस्ती है, ये अयोध्या है, ये कौशल है ना, ये उज्जैन है, ये माहिष्मती है। उसके बाद ये देखिए, ये हस्तिनापुर है ना। ये सारे आपके क्या हैं? तो बड़े बड़े जो नगर हैं वो हैं, और ये जो बड़े बड़े महाजनपद है, जो टेरिटोरियल स्टेट्स की बात किया गया है, जो पहले हमने बताया था, जो बहुत मोटे अक्षर में लिखा गया है, ये महाजनपद है। जैसे कंबोज, गंधार, मत्स्य, पंचाल, कौशल, मल्ल, वत्स, काशी, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, अवंती, ये अस्मक, ये सारे महाजनपद हैं और ये नगर है। चलिए, ये आप देख लिया, पिक्चर बना लीजिए कौन कहाँ पे है। तो इसी को हम बढ़िया से अब समझते हैं क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले कहता है ईसा पूर्व 6ठी सदी है ना, 6th सेंचुरी BC की बात करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक और जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई। मतलब क्या परिस्थिति था जिस परिस्थिति के कारण बड़े बड़े जनपद बने?
तो इनमें सबसे बड़ा कारण फैक्टर होता है कि लोहे का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा था। लोहे के हथियार के कारण क्या हुआ, एक योद्धा वर्ग जो है उनका समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने लगा। खेती के जो नए औजार और उपकरण लोहे के बनने लगे, इससे किसान जो है आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। तो दो चीज देखिए, लोहे के कारण क्या हो गया, किसान के पास जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा हो गया और समाज में एक योद्धा वर्ग पैदा हो गया। दो चीज हो गया। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए जो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था उस फाजिल अनाज को बटोर सकता था। क्लियर? कहता है यह फाजिल अनाज उन शहरों को भी मिल सकता था जो ईसा पूर्व 5वीं या 6ठी सदियों में उदित हुआ। मतलब ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है, ये प्रोडक्शन कहीं न कहीं अल्टीमेटली शहर को भी प्राप्त हो जाता था। इन भौतिक लाभों के कारण किसानों का अपनी जमीन से चिपक जाना स्वाभाविक था। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उसका भाव वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जिस जमीन से प्रोडक्शन हो रहा है किसान उस जमीन से प्यार करना शुरू कर देगा, उससे उसका लगाव होना शुरू हो जाएगा, उससे चिपक जाएंगे। साथ ही वे अपने पड़ोस के क्षेत्रों में भी जमीन हड़प कर फैलने लगे। शहरों को अपने कार्यकलाप का आधार बनाकर बड़े राज्यों जो है खड़े होते देख लोगों में प्रादेशिक भावना प्रबल हुई। मतलब टेरिटोरियल जो कंसेप्ट है, जो टेरिटरी है, उससे जो लगाव हुआ, उनका जो महत्व बढ़ा, वो क्यों हुआ, इनका यहाँ पे कारण बताया गया है। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी वो अब जनपद या स्वयं संबद्ध भूभाग के प्रति हो गया। मतलब जो जन के प्रति पहले लोगों का एक आकर्षण था, अब जनपद अर्थात टेरिटरी के प्रति, भूभाग के प्रति होने लगा। यहां तक क्लियर हो गया। लोहे का फिर क्या उपयोग हो गया, वॉर युद्ध के समय में एक हथियार अच्छा बना तो इससे एक योद्धा वर्ग पैदा हुआ। एग्रीकल्चर में लोहे का प्रयोग होने से प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव बढ़ा तो किसान को अपने जो क्षेत्र है उससे लव होने लगा, क्या उससे लगाव होने लगा। नगरों को ये रिसोर्सेस मिलने लगे और इस तरह से बहुत सारे जो अनडेवलपमेंट हुए। इन्हीं के कारण जो जन का पहले इंपॉर्टेंस था, जो निष्ठा जन के प्रति था, अब वो निष्ठा जनपद के प्रति हो गया। पद मतलब हो गया भूभाग, जहां पे जन रहता था उसको जनपद कहा गया, उस भूभाग के प्रति निष्ठा होने लगा। यही बात कहा गया है। अब हम बात करते हैं महाजनपद के बारे में। बुद्ध के समय में हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं, ठीक है, जिसको महाजनपद कहा गया। इनमें तो अधिकतर जो है विंध्य के उत्तर में थे। विंध्य समझते हैं कहाँ है विंध्य? ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको विंध्य कहा गया। ये विंध्य है, विंध्य के उत्तर में थे। ज्यादातर पार्ट जो है ये विंध्य के उत्तर में थे। हाँ, ज्यादातर पार्ट विंध्य के, ज्यादातर जो महाजनपद है विंध्य के उत्तर में ही थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत आप समझ रहे हैं, उधर अफगानिस्तान का जो बॉर्डर टच हो रहा है वहां से लेकर के बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध हो गया, कौशल हो गया, वत्स और अवंती, ये 4 सबसे अधिक शक्तिशाली थे, जो अभी मैंने मैप में दिखाया। पूरब से शुरू करने पर सबसे पहले अंग जनपद आता था। देखिए अब हम एक एक जनपद के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिए। तो अंग जनपद की बात करते हैं, और ये कहाँ था, तो आधुनिक जो मुंगेर है और भागलपुर है, इस इलाके में अंग जनपद पड़ता था और इसकी राजधानी कहाँ था, तो चंपा था। यहाँ ईसा पूर्व 6ठी सदी से आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग यहाँ पे मिट्टी का किला मिला है। अंतोगतवा अंग को पड़ोस में एक बहुत ही शक्तिशाली जनपद था मगध, उन्होंने इसे अपने में मिला लिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अंग के बारे में आपको कहानी बता दिया। अब चलिए हम किसकी बात करते हैं, तो मगध की बात करते हैं। अंग के बाद हम मगध की बात कर रहे हैं, जो आज का आधुनिक पटना है, गया जिला है तथा शाहाबाद का जिला है, उसका कुछ हिस्सा पड़ता था। यह अपने समय का सबसे प्रमुख राज्य बन गया। गंगा के उत्तर में आज के जो तिरहुत प्रमंडल है वहां पे वज्जी का राज था। वज्जी क्या था, तो ये 8 जनों का संघ था। वज्जी क्या था, तो ये 8 जनों का संघ था। इसमें सबसे प्रबल जो था लिच्छवी था, है ना। वज्जी 8 जनों का संघ था, 8 में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो लिच्छवी था। और इसकी राजधानी, किसकी राजधानी, तो लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, जिनकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले में एक बसाड़ नामक गांव है उससे की जाती है। पुराण वैशाली को अधिक प्राचीन नगर बताती है, परंतु जो एक्सकेवेशन हो हुआ है, जो आर्कोलॉजिकल सोर्स प्राप्त हुआ है,
उनके अनुसार बसाठ की स्थापना ईसा पूर्व 6ठी सदी से पहले की नहीं हुई थी। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, अंग बता दिया, मगध बता दिया, वज्जी बता दिया। ये 3 का लोकेशन जो है इनको आपने देख लिया, इसको डिस्कस कर लिया हमने, है ना। मतलब क्या हो गया, ये अंग हमने बता दिया, ये मगध हमने बता दिया, ये वज्जी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं हम। इसके पश्चिम में काशी जनपद था, है ना। किसके पश्चिम में, तो ये देखिए वज्जी के पश्चिम में ये काशी हो गया, ये काशी जनपद था। आगे देखिए, काशी जनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो अभी मैंने दिखाया। राजघाट में की गई खुदाई, राजघाट कहाँ है, वाराणसी के पास है। पता चलता है कि सबसे पुराना वास लगभग 500 ईसा पूर्व था और उस समय नगर मिट्टी के बांध से घिरा हुआ था। ठीक है, जान पड़ता है कि आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज था, परंतु बाद में इसको किसने मिला लिया, तो कौशल ने अपने में मिला लिया, या कौशल के सामने इसको आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो अब हम कौशल की बात करते हैं। तो मैंने आपको काशी बता दिया, अब हम क्या बात करें, तो कौशल, ये काशी था, अब हम ये कौशल की बात करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम कौशल की बात कर लेते हैं। कौशल जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिनकी पहचान आज उत्तर प्रदेश के जो गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर सहेत महेत नाम के स्थान है, इससे की गई। गोंडा और बहराइच का जो जिला है उनके बॉर्डर पे एक स्थल है सहेत महेत। कई बार पूछा जा चुका है कि सहेत महेत का लोकेशन किससे मिलता है। श्रावस्ती की जो पहचान है किससे की गई है। ठीक है, खुदाई से जानकारी मिलती है कि यहाँ भी ईसा पूर्व 6ठी सदी से पहले कोई बस्ती नहीं थी, लेकिन हम वहां मिट्टी के किले की शुरुआत पाते हैं। कौशल में महत्वपूर्ण नगरी थी अयोध्या, जिसका राम के कथा से जोड़ा गया है, परंतु कहता है उत्खनन हुआ है तो वहां भी 500 ईसा पूर्व से पहले आबादी नाम मात्र की थी। कौशल में साक्यों का कपिल वस्तु गणराज भी शामिल था। समझ में आ गया, कौशल में साक्यों का कपिल वस्तु गणराज भी शामिल था। कपिल वस्तु राजधानी की पहचान बस्ती जिले के पिपरहवा से की गई है ना। चलिए आगे बढ़े। कहता है पिपरहवा जो है यहाँ पे 500 ईसा पूर्व के पहले की आबादी नहीं दिखाई पड़ती है। साक्यों की दूसरी राजधानी पिपरहवा से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पे था। यहाँ तक समझ में आ गया, साक हो गया। कौशल में साक का कपिल वस्तु गणराज भी शामिल था। इसकी 2 राजधानी थी, एक पिपरहवा थी और दूसरी लुम्बिनी थी। अशोक के एक अभिलेख में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है ना बताया गया है। कहाँ, यहीं पे लुम्बिनी में। अशोक के एक अभिलेख में किसे लुम्बिनी को गौतम बुद्ध का जन्म स्थान पाया गया है। लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में बुद्ध का जन्म हुआ, यहाँ उसका लालन पालन हुआ। ये बात क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि कौशल के पड़ोस में मल्ल का गणराज था। अब हम मल्ल की बात कर रहे हैं। उसकी सीमा वज्जी राज की उत्तरी सीमा से जुड़ती थी। मल्ल की राजधानी कुशीनीरा में थी। मल्ल की राजधानी कहाँ थी, तो कुशीनीरा में थी। यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनीरा की पहचान देवरिया जिला के कसिया नामक स्थान से की गई है। आराम से इसको पढ़िएगा, एक सादा पेज लीजिएगा, भारत का मैप बना लीजिएगा और वहाँ पे इन सारी चीज़ों को डॉट डॉट करके एक एक करके जो एम्पायर है, जो महाजनपद है उनको डॉटेड कीजिएगा, जो नगर है बड़े बड़े उनको डॉटेड कीजिएगा। तो बहुत ही आसानी से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। कैसे पढ़ना मैंने आपको बताया, फिर से बताता हूँ। एक कागज अपना कॉपी ले लीजिएगा, उसमें अगर आप बढ़िया से मैप नहीं भी बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इतना तो कर सकते हैं ना, उतना करके हर जो महाजनपद है उनका एक डायरेक्शन में, जैसे आपका हो गया, आपका मगध हो गया, तो मगध कहाँ है, तो पूरब की ओर है, तो वहां पे एक डॉट कर दिए। ठीक है, उसके और ऊपर गए तो कौशल आ गया, यहाँ आ गया, फिर आप वज्जी आ गए। इस तरह से कौन कहाँ है इसको लोकेट करते हुए और जो मेन शहर नगर है उनको लोकेट करते हुए आप बहुत ही अच्छी तरह से माइंड में पिक्चर बना सकते हैं। अब कहता है पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था, है ना, और इसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। समझ में आ रहा है, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, तो वत्स की। कई बार मिलाने के लिए देता है, मैचिंग करने के लिए। वत्स के लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में आकर बसे थे। हस्तिनापुर छोड़ करके आके यहाँ बसे थे। उन्होंने कौशाम्बी को इसलिए पसंद किया कि वह स्थल गंगा यमुना के संगम के नजदीक था।
जैसा कि उत्खननों से पता चलता है कि ईसा पूर्व 5वीं सदी में राजधानी कौशाम्बी की मिट्टी के किले से बनाई गई थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करें तो प्राचीन कुरु पंचाल जनपदों के अस्तित्व का भी पता चलता है, परंतु उत्तर वैदिक काल की तरह अब वह उतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं रहा। उत्तर वैदिक काल में यह कुरु पंचाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब इस काल में जब 6 सेंचुरी बीसी 5 सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं तो इस समय तक यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब हम अवंती की बात करते हैं। यह राज मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज के 2 भाग थे। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। इसको याद रखिएगा, महिष्मती नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। तो 2 राजधानी हो गया, एक उज्जैन और महिष्मती। किसकी राजधानी है? तो अवंती की। उत्खननों से पता चलता है कि दोनों नगर ईसा पूर्व 6ठी सदी से महत्व प्राप्त करते गए। अंततः उज्जैन ने महिष्मती को पछाड़ दिया, मतलब उज्जैन जो है ज्यादा फेमस हो गया। यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ और इसकी बहुत मजबूत किलेबंदी की गई। ईसा पूर्व 6ठी सदी के आते आते भारत का राजनीतिक इतिहास इन राज्यों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष का इतिहास हो गया। क्लियर हो गया? ईसा पूर्व 6ठी सदी आते आते इन जो महाजनपद है इनमें आपस में संघर्ष होने लगा और इसी संघर्ष का इतिहास इस समय का इतिहास कहलाया। अंततः मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापना में सफल हुआ। यहां तक क्लियर हो गया? 16 महाजनपद का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो मैंने आपको बता दिया। उनके जो महत्वपूर्ण नगर है उनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। देखिए, बिंबिसार के शासनकाल में, देखिए एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है। ये बिंबिसार है, बिंदुसार। जब मौर्यन डायनेस्टी आ जाएगा ना, वहां पे बिंदु BINDU होगा, बिंदु। ये बिंबी है, BIMBI। तो ये बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। बिंबिसार यह किस कुल का था? तो हर्यक कुल का था तथा बुद्ध का समकालीन था। ये याद रखिएगा, कई बार पूछता है बुद्ध का समकालीन कौन था? बिंबिसार था, बिंदुसार नहीं था। और ये बिंबिसार किस कुल का था? तो हर्यक डायनेस्टी का था, कुल का था। उसके द्वारा विजय और विस्तार की शुरुआत की गई नीति अशोक की कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई थी। मतलब अशोक कौन था? ये बिंदुसार का बेटा था, है ना। तो बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। तो पहला जो हुआ कि अंग को अपने में मिला लिया और इसका शासन अजातशत्रु जो उनका बेटा था उनको सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। बहुत डिप्लोमेट थे बिंबिसार। उसने 3 विवाह किए। कितना? 3। उसकी प्रथम पत्नी जो था ना वो कौशल राज की पुत्री थी। कौशल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद था। उनकी जो पुत्री है उनसे शादी कर लिया बिंबिसार और उसकी पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत कौन है? कौशल के राजा थे। उनकी बहन से शादी हुआ किसका? तो बिंबिसार का। उसके साथ दहेज में काशी ग्राम उसे मिला, है ना। काशी ग्राम का जो आमदनी था, 1 लाख की आय होती थी, वो काशी ग्राम इसको दहेज में मिल गया। किसको? बिंबिसार को। आगे कहता है कि इसे पता चलता है कि राजस्व सिक्कों में वसूल किया जाता था, क्योंकि 1 लाख की आय होती थी। ये स्टेटमेंट बोलता है कि राजस्व वसूल जाता होगा और वो सिक्के में किया जाता होगा। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। इससे यह संभव हो गया कि वह दूसरे राज्यों के साथ निपट सके। मतलब एक तरह से वो टेरिटोरियल पीस एस्टेब्लिश कर दिया और दूसरे तरफ एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। उसकी दूसरी पत्नी कौन थी? तो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी। वैशाली समझिए, वैशाली में जो लिच्छवी गणराज था उनकी जो राजकुमारी थी चेलन्ना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। मतलब बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, उसकी जो माँ थी वो चेलन्ना थी। और चेलन्ना कहाँ की थी? तो लिच्छवी गणराज, वैशाली के लिच्छवी गणराज की थी। जो तीसरी पत्नी थी वह कहाँ की थी? तो पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। समझ में आया? 3 शादी किया। तीनों का जो डिप्लोमेटिक जो पॉलिटिकल एम्बिशन हो सकता है उनका लाभ उठाया। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंध के कारण बिंबिसार को बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और इस प्रकार मगध राज को पश्चिम और उत्तर की ओर फैलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। कहां? पश्चिम और उत्तर की ओर। गॉट माय पॉइंट?
कहते हैं मगध की असली शत्रुता अगर किसी से थी तो वह अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। आप जानते हैं उज्जैन में भी लोहे का बहुत बड़ा सोर्स था, इसीलिए उज्जैन भी बहुत डटकर खड़ा रहा। इसके राजा थे चंद्रप्रद्योत महासेन की बिंबिसार से लड़ाई हुई थी, किंतु दोनों ने अंत में दोस्त बन जाना उपयुक्त समझा। बाद में प्रद्योत को एक रोग हो गया, पीलिया मतलब जॉन्डिस। तो बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपना राज्य वैद्य जीवक, मतलब ये डॉक्टर है, वैद्य है, जीवक कौन है तो वैद्य है, किस पीरियड का है और किस शासक का ये वैद्य है तो ये बिंबिसार का है राज्य वैद्य जीवक। ये सब समझिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पूछा जाता है। गंधार के राजा के साथ हुए युद्ध में जब प्रद्योत को विजय नहीं मिली थी, किंतु गंधार की इसी राजा ने बिंबिसार के पास एक पत्र और दूत मंडल भेजा था। मतलब एक समझिए, जो प्रद्योत है, जो अवंती का राजा है ना, उसका युद्ध हो रहा है गंधार के राजा के साथ, और उसी गंधार के राजा के साथ बिंबिसार का दूत मंडल का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये देखिए कितना कूटनीतिक संबंध है। इस प्रकार विजय और कूटनीति से बिंबिसार ने मगध को ईसा पूर्व 6ठी सदी में सबसे अधिक शक्तिशाली राज बना दिया। बताया जाता है कि उसके राज में 80,000 गांव थे। कहता है कि हालांकि ये अतिरंजित मालूम पड़ता है। मगध की पहली राजधानी क्या थी तो राजगीर में थी। उस समय इसे क्या कहा जाता था तो गिरिव्रज कहा जाता था। यह स्थल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और एक साइड जो खुला हुआ भाग था उनको पत्थरों की दीवार से घेर दिया गया था। इस तरह जो राजगीर था वो चारों ओर से घेर दिया गया था और इस तरह राजगीर अभेद दुर्ग हो गया था, जिसको भेदा नहीं जा सकता था। आगे कहता है, बौद्ध ग्रंथ बोलता है कि जो बिंबिसार है इसका जो शासन है 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक लगभग 52 साल का शासन काल रहा इनका। इसके बाद इसका जो पुत्र था अजात शत्रु, उन्होंने शासन किया 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक सिंहासन में। कहा जाता है अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन में बैठा। यह भी फैक्ट पूछता है कि किस शासक ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठा, तो इसका आंसर अजात शत्रु होगा। ये डेट याद रखिएगा, इनका पीरियड कितना है। उसके शासन काल में बिंबिसार राजकुल का वैभव चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मतलब अपने पिता से भी ज्यादा अपने मगध के साम्राज्य को विस्तार देने में इन्होंने किया। इसने 2 लड़ाइयां लड़ी और तीसरी के लिए तैयारी की थी। अपने समूचे शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति से काम लिया था। काशी और कौशल ने मिलकर उसका मुकाबला किया था। काशी और कौशल दोनों ने मिलकर मुकाबला किया था। मगध और कौशल के बीच लंबे समय तक संघर्ष तो रहा ही। अंत में अजातशत्रु की विजय हुई थी। कौशल नरेश को अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने और अपने जमाई को काशी सौंप कर सुलह करने पर विवश होना पड़ा। समझ में आ रहा है, कौशल और काशी। अजातशत्रु ने रिश्तेदारी का कोई लिहाज नहीं किया। पॉलिटिक्स में, पावर में रिश्तेदारी मायने नहीं रखता, ये बात यहीं से साबित हो जाता है। यद्यपि उनकी माता लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, चेलना इसकी मां थी, लिच्छवी कुल की थी, लेकिन इन्होंने इसका कोई लिहाज किया। फिर भी उसने वैशाली पर हमला किया, बहाना ढूंढा कि लिच्छवी कौशल का मित्र है। लिच्छवी जो है किसका मित्र है? कौशल का। कौशल हमारा दुश्मन है, तो इसीलिए इसको भी जीतना बहुत ही जरूरी है। उसने लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा और अंत में उन पर हमला करके उन्हें हराया, उनके स्वतंत्र को नष्ट कर डाला। वैशाली को नष्ट करने में उन्हें 16 साल लंबा संघर्ष लगा। अंत में उसे इसलिए सफलता मिली कि उन्होंने एक युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया, और वो युद्ध यंत्र ऐसा था जिससे पत्थर को फेंका जाता था। उनके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, और इससे युद्ध में बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे। देखिएगा, जब भी न्यू टेक्नोलॉजी आता है और न्यू टेक्नोलॉजी जिसके हाथ लग जाता है वह विजयी होता है या वह आगे हो जाता है। ये शुरुआत से ही आपको जानना पड़ेगा कि ये शुरुआत से ही इतिहास रहा है इसका। इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध साम्राज्य का और अधिक विस्तार हो गया। मतलब कैसा? काशी और वैशाली को किसने मिलाया? तो अजातशत्रु ने मिलाया। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती, वही अवंती जिनको कि
इनके पिता बिंबिसार ने अपना राज्यवैद जीवक को भेजा था। अब अजातशत्रु आ गया है, शासक बन गया है। तो अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया था, अब वे मगध पर हमला करने की धमकी दे रहा था। वाह क्या बात है। इसी खतरे को सामना करने अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी भी की थी। किलेबंदी की दीवारों की अवशेष आज भी देखने को मिलता है। अगर आप राजगीर जाएंगे तो वो जो दीवार है वो आज भी आप देख सकते हैं। परंतु अजातशत्रु के जीवन काल में अवंती को मगध पर हमला करने का अवसर नहीं मिला। अजातशत्रु के बाद कौन बने? तो उदयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज के कारण कई बार सवाल उठता है, यही अभी आगे बताते हैं। इसका पीरियड कितना हो गया? 460 से 444 ईसा पूर्व ये मगध की गद्दी पर बैठा। इसके शासन की महत्वपूर्ण घटना थी कि इसने पटना में, जो कि गंगा और सोन के संगम पर था, एक किला बनवाया था। बाद में यही पटना राजधानी बना, मतलब राजगीर से राजधानी शिफ्ट होकर के पटना आ गया था। इन्होंने ही पटना में एक किला बनवाया था और पटना गंगा और सोन के किनारे संगम पे। इसका कारण यह था कि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र भाग में पड़ता था। मगध साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ी तक फैला हुआ था, इसीलिए पटना इसके सेंटर में था। पटना की स्थिति, जैसा कि आगे पता चलेगा हमें, सामरिक दृष्टि से बड़े ही महत्व की थी। अब कहता है उदयन के बाद शिशुनाग वंश का शासन आया, है ना। वे राजधानी को कुछ समय के लिए वैशाली भी ले गए। तो किनके शासन काल में वैशाली गया था? तो शिशुनाग वंश के शासन काल में ये मगध की राजधानी वैशाली भी था। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, की शक्ति को तोड़ देना इस शिशुनाग वंश के राजाओं की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अवंती समझिए, जिसको कि बिंबिसार नहीं तोड़ पाया, जिनके शक्ति को अजातशत्रु नहीं तोड़ पाया, जिनकी शक्ति को उदयन ने नहीं तोड़ पाया, इस शिशुनाग वंश के शासकों ने उसकी शक्ति को तोड़ दिया। इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हो गया। इसके बाद अवंती राज मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और मौर्य साम्राज्य के अंत समय तक बना रहा। अब कहता है शिशुनाग के बाद यहाँ पे नंदों का शासन शुरू हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। कौन? मगध। इसका शासन इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर, जो कि उस समय पंजाब पर हमला कर चुका था, पूर्व की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि नंदों का शासन था। नंदों ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ा लिया था। विजय स्मारक, जब इन्होंने कलिंग को जीता था तो विजय के प्रतीक के रूप में कलिंग से जिन की मूर्ति को उठा करके लेके चले आया था। ये सभी बातें महापद्म नंद के शासन काल में, नंद वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था महापद्म नंद, याद रखिएगा कि शासन काल में घटित हुई थी। मतलब कलिंग को जो विजित किया गया था वो महापद्म नंद के शासन काल में किया गया था। उसने अपने आप को एक राट कहा है, ये उपलब्धि लिया था कि एक राट की उपलब्धि किसने लिया था? तो महापद्म नंद ने लिया था। जान पड़ता है कि उसने न केवल कलिंग पर कब्जा किया बल्कि उसके खिलाफ विद्रोह करने वाले जो कौशल था उनको भी हथिया लिया था, मतलब कौशल को भी इन्होंने अपने में मिला लिया था। कहता है नंद शासक परम धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनकी सेना में लगभग 2 लाख पदाती, मतलब पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे, 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी सेना था। इतनी विशाल सेना का रखरखाव अच्छी खासी प्रभावी कर संग्रह प्रणाली के द्वारा ही संभव हो सकता था। जो भी हो, नदी पर चढ़ाई, जो भी हो, नंदों पर चढ़ाई करने की सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई। ये बात क्लियर हो गया। कहता है नंद शासक के बाद के नंद शासक, महापद्म नंद के बाद के जो शासक हुए नंद वंश के, वो दुर्बल और अलोकप्रिय सिद्ध हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोकप्रिय हो जाना ही डिक्लाइन का कारण होता है। उसके स्थान पे मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ और मौर्य के शासन काल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। अब हम बात करते हैं कि ये जो मगध की सफलता मिला था, इस सफलता के पीछे कारण क्या था। तो कहता है मौर्य के उत्थान के पहले की 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर समान रहा। मतलब मगध के उत्थान, मौर्य साम्राज्य के उत्थान से पहले का जो 200 साल का फेज था मगध का, उनके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो उस समय जो मगध का उत्थान हुआ वो ऐसे ही उत्थान हुआ जैसे ईरान में जो साम्राज्य का उत्थान हुआ था वैसा ही हुआ। यही बात यहाँ पे कहा गया है। इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया, अजातशत्रु ने किया, महापद्म नंद जैसे कई साहसी
और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुआ। साहसी तो बहुत लोग हैं लेकिन महत्वाकांक्षी नहीं है, महत्वाकांक्षी तो बहुत लोग हैं पर साहसी नहीं है। लेकिन जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है कि आप महत्वाकांक्षी भी होते हो और साहसी भी होते हो, तभी आप बहुत बड़ा बड़ा चीज कर सकते हो। उन्होंने अच्छे या बुरे हर उपाय से अपने राज्यों का विस्तार किया, उन्हें मजबूत बनाया। परंतु मगध के विस्तार का यही एक कारण नहीं था। यह है पर्सनैलिटी का जो योगदान है उसके बारे में। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकता है वो देखिए। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत ही उपयुक्त थी। देखिए ये आयरन एज का फेज था। इस समय में जो भौगोलिक जोग्राफिकल लोकेशन था मगध का वो बहुत ही सुटेबल था, क्योंकि लोहे के जो समृद्ध भंडार थे, मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से बहुत दूर नहीं था, अर्थात नजदीक ही था। लौह खनिज के भंडार समीप ही था। इसके उपलब्ध होने के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार कर सकते थे। अब लौह का भंडार आपके राजधानी के बहुत ही करीब समीप ही होगा, तो आप लोहा से बहुत ही प्रभावशाली हथियार को तैयार कर सकते हैं। उनके विरोधी ऐसे हथियार को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते थे। लौह की खानें पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मिलती है, जो उज्जैन राजधानी वाले अवंती राज से अधिक दूर नहीं था। इसीलिए 500 ईसा पूर्व के आसपास उज्जैन में निश्चय ही लोहे को गलाने और तपाकर ढालने का भी काम होता था। वहां के लोहार संभवतः बहुत अच्छी किस्म के हथियार तैयार करते थे। यही कारण है कि उत्तर भारत की प्रभुता के लिए एक तरफ अवंती और दूसरी तरफ मगध के बीच बहुत कड़ा संघर्ष हुआ। इसका मतलब जिसके पास लोहा एज ए रिसोर्स हाथ लग गया वो बहुत ही शक्तिशाली बना। तो अवंती के पास भी आयरन और मगध के पास भी आयरन के खान जो है, उनका सोर्स जो है वो हाथ लगा था, इसलिए दोनों बहुत ही शक्तिशाली बन के उभरे थे। उज्जैन पर कब्जा करने में मगध को लगभग 100 साल का समय लग गया था। क्यों? क्योंकि अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन था, उनके पास भी लोहे के खान थे, उनके पास भी उत्तम कृष्ण के लोहे के हथियार बनाए जाते थे। आगे कहता है मगध के लिए कुछ और अनुकूल परिस्थितियां थी। क्या? कि मगध की जो दोनों राजधानी थी, प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र, ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा था, इसलिए वो दुर्वेग था। उस समय तक तोप का आविष्कार तो हुआ ही नहीं था, इसीलिए राजगीर जैसे दुर्गों को तोड़ना उस समय आसान नहीं था। ईसा पूर्व 5वीं सदी की अगर हम बात करें तो मगध के शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लेके चले गए थे। अब पाटलिपुत्र क्या है? केंद्र भाग में स्थित था। इस स्थल के साथ सभी दिशाओं में संचार संबंध स्थापित किए जा सकते थे। पाटलिपुत्र गंगा से गंडक और सोन नदियों के संगम पे था और पाटलिपुत्र से थोड़ी दूरी पर ही घाघरा नदी भी गंगा से मिलती थी। प्राक औद्योगिक दिनों में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, जब यातायात की बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो ये नदी मार्ग को पकड़ करके उनकी जो सेना है, मगध की सेना, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व की ओर आगे बढ़ती थी और सारे इलाके पे कब्जा कर लेती थी। इसके अलावा लगभग चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति अभेद थी। सोन और गंगा इसे पश्चिम और उत्तर की ओर से घेरे हुई थी। सोन और गंगा कहां से? तो पश्चिम और उत्तर की ओर से घिरी हुई थी, जबकि पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से घिरी हुई थी। अगर आप कहें तो पाटलिपुत्र ऐसा लगता है जैसे एक तरह का जल दुर्ग था। उन दिनों इस नगर पर कब्जा करना आसान नहीं था। इसका मतलब दोनों की ये जो दोनों राजधानी है, इनका जो स्थिति है, जो लोकेशन है, बहुत ही अच्छी स्थिति है, जिसके कारण कि इनको कब्जा करना आसान नहीं था। मगध राज मध्य गंगा के मैदान के मध्य में पड़ता था, है ना। मगध राज जो है, जो गंगा है, गंगा का जो मध्य वाला पार्ट है, उसका जो मध्य वाला एरिया है, वहां पे मगध राज अवस्थित था। यह जो प्रदेश है बहुत ही उर्वर प्रदेश था। यहाँ पे जंगल को साफ किया जा चुका था। भारी वर्षा होती थी, इसीलिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं थी खेती करने के लिए। बिना सिंचाई के भी उत्पादकता बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे होता था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि इस प्रदेश में चावल पैदा होता था। जब चावल पैदा होगा तो यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगा। पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो युद्ध में लड़ने के लिए जो आपके पास योद्धा थे उनकी संख्या ज्यादा होगी। आगे कहता है प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पर यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ था। प्रयाग से पश्चिम मतलब इलाहाबाद से जो पश्चिम वाला एरिया है, उनका जो कंपेयर करें इस एरिया का, तो यह एरिया बहुत ही ज्यादा
उपजाऊ वाला था। परिणाम था यहाँ के किसान काफी अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद उनके पास काफी अनाज बच जाता था। शासक इस फाजिल या बचे हुए अनाज को उनसे एकत्र कर लेते थे। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से भी लाभ उठाया हो गया। ये एक अलग फैक्टर है कि उस समय नगर का उत्थान हो चुका था, धातु के सिक्के होने से व्यापार बहुत अच्छी तरह से होने लगा था। इसके कारण भी टैक्स कलेक्ट करना वहां के मगध के शासकों के लिए बड़ा ही आसान हो गया था। पूर्वोत्तर भारत में वाणिज्य व्यापार की वृद्धि के कारण शासक अब वाणिज्य वस्तुओं से चुंगी लगा सकते थे। इस प्रकार अपनी सेना के खर्च के लिए धन एकत्र कर सकते थे। याद रखिए, ट्रेड जब डेवलप हो जाएगा, नगर का जब डेवलपमेंट होगा तो टैक्स कलेक्शन अपने आप बहुत ज्यादा होगा और उस टैक्स कलेक्शन से क्या होगा तो सेना का खर्च उठाना आसान हो जाएगा। सैनिक संगठन के मामले में मगध को एक और खास सुविधा प्राप्त थी कि भारतीय राज घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे। भारत के जितने भी अन्य राज्य थे वहां पे घोड़े और रथ का प्रयोग तो भली भांति होता था, किंतु मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये देखिए, फिर ये एडवांटेज हो गया, है ना। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे। यूनानी स्रोत बताता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी था। दुर्गों को भेदने में तथा सड़कों से और अन्य यातायात सुविधाओं से रहित प्रदेशों में और कछारी क्षेत्रों में कूच करने में हाथियों का इस्तेमाल किया जा सकता था। अंत में यह उल्लेखनीय है कि मगध का समाज रूढ़ि विरोधी था, नन ऑर्थोडॉक्स था। ठीक है, कट्टर ब्राह्मण यहाँ बसे हुए, कट्टर ब्राह्मण जो थे बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था, लेकिन मगध का समाज अभी भी नन ऑर्थोडॉक्स था। तो कट्टर ब्राह्मण यहाँ बसे हुए किरात और मगध लोगों को निम्न कोटि का समझते थे। मतलब यहाँ का जो लोकल लोग थे वो मगध थे और किरात थे। मगध पीपुल थे और किरात थे, और यहाँ के लोगों को जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे वो निम्न कोटि का समझते थे। अर्थात ये जो एरिया था वो नन ऑर्थोडॉक्स था अभी भी। परंतु वैदिक लोगों के आगमन से यहाँ जातियों का सुखद मिश्रण हुआ। मतलब वैदिक लोग भी यहाँ आ गया तो यहाँ पे एक तरह से मिश्रण हुआ जातियों का। क्योंकि इस प्रदेश का वैदिकरण हाल ही में हुआ था, इसलिए पूर्व काल से ही वैदिक प्रभाव में आए हुए राज्यों की अपेक्षा इससे पहले जो एरिया जहाँ पे वैदिकरण हो चुका था वहां पे बहुत पहले वैदिकरण हो गया था, तो लोगों में उत्साह उतना ज्यादा नहीं था। इस काल में यहाँ पर वैदिकरण जब होने लगा तो नए नए वहां के लोग जो नए नए वैदिक प्रभाव में आए थे तो उनमें उत्साह बहुत ज्यादा था यहाँ के लोगों से। इन्हीं सब कारणों से मगध दूसरे राज्यों को हराने में और भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। इसको ये समझना आपके लिए अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, जब भी कोई नए चीज को लोग एडॉप्ट करता है, उसको अपनाता है, तो उनके प्रति बहुत ही उत्साह होता है, कुछ नया करने के लिए उसके जोश आ जाता है। तो यही नया करने के जोश में, और जो लोग पहले ही अपना लिए होते हैं, 500-400 साल पहले अपना लिए होते हैं, तो उनमें वो जोश नहीं होता है। नए नए अपनाए हुए लोगों में ये जोश होता है, तो वो उस जोश में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। यही जो साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज है मगध के शासक को मिला, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है, इन सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपका पीटी, मैथ्स और इंटरव्यू तीनों क्लियर होगा, इसलिए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इस चैप्टर को आपको बताने की कोशिश किया है आपको समझ में आया होगा। इसलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।